नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शुक्रवार सुबह बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मुलाकात की। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनू आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में प्रचार करेंगे और उसी सिलसिले में दोनों की मुलाकात होनी है। मगर केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोनू ने साफ कर दिया कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है। वहीं सीएम केजरीवाल ने उन्हें देश के मेंटोर योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि सोनू सूद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गाइड करेंगे। इस योजना को सितंबर के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। सोनू सूद ने लोगों से इस स्कीम में जुड़ने की अपील की। राजनीति में आने के सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या पंजाब चुनाव में आपके लिए प्रचार करेंगे? इस सवाल के जवाब में सोनू सूद ने कहा कि इस पूरी मुलाकात में राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही मुझे राजनीति में आना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के उद्देश्य से एमएसएमई एक्ट के तहत पेशेवर की परिभाषा के भीतर अधिवक्ताओं को शामिल करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से एक पक्ष के रूप में पेश अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा की सुनवाई के बाद एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आरबीआई को नोटिस जारी किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 5 पर रोक लगाने वाले अपने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें आदेश में कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं मिलता है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 का विवाह से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए न्यायालय के 19 अगस्त के आदेश में धारा की कठोरता को कम करने की आवश्यकता है। इसमें धारा 5 का उल्लेख है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डॉक्टर कफील खान को एक बड़ी राहत देते हुए दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक विरोध प्रदर्शन में सीएए और एनआरसी के बारे में दिए गए उनके भाषण पर उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने उनके कथित भड़काऊ भाषण के बाद शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। इसी मामले में यूपी सरकार द्वारा डॉक्टर खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए भी लगाया गया था। हालांकि पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत डॉक्टर खान की नजरबंदी को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि उनका भाषण वास्तव में राष्ट्रीय एकता का आह्वान था। मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र देने की योजना के तहत उन्हें अनुमति है। अब आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसमें कहा गया है कि केवल एमबीबीएस योग्यता वाले व्यक्ति ही अनुदान दे सकते हैं। यदि आप नियमों में संशोधन करते हैं तो ये अलग है, अन्यथा आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? ऑफलाइन ये स्वीकार किया जा रहा है और ऑनलाइन उन्हें अनुमति नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8 में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। भले ही ऐसे प्रमाण पत्र ऑफलाइन स्वीकार किए जाते हैं। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के एक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसजी चेतन शर्मा से कहा, कोर्ट ने पहली बार अपराध करने वाले 2 अपराधियों के लिए एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और टिप्पणी की कि आज के युवा अभी या कभी नहीं के रवैये से अपने कार्यों के परिणामों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स रखने और सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 युवकों को ये कहते हुए जमानत दे दी कि किसी पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए ड्रग्स खरीदने के कारण उसे ड्रग पेडलर नहीं बनाया जाएगा
और उसकी जमानत के खिलाफ प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने पहली बार अपराध करने वाले 2 अपराधियों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और टिप्पणी की कि आज के युवा अभी या कभी नहीं रवैये से अपने कार्यों के परिणामों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जून 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस की धारा 20, 21, 25 के तहत गिरफ्तार किए गए 2 याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर जमानत मांगी कि ना तो ड्रग्स की व्यावसायिक मात्रा जब्त की गई थी, न ही धारा 42 और 50 के तहत तलाशी के लिए अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया था और ये कि 2 महीने जेल में बिताने के बाद युवकों को सबक मिल गया था। स्थानीय सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा, वे सभी तर्क एससी समुदाय के लोगों को दफनाने के लिए उक्त भूमि को आवंटित करने के प्रतिवादी अधिकारियों के प्रस्ताव के खिलाफ है। नतीजतन अदालत ने फैसला किया कि आवंटन न तो अवैध था और न ही याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि लोगों को कब्रिस्तान या शमशान की जगह देना स्थानीय स्व सरकारों का कर्तव्य है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना ने कहा है, देश में दुखद स्थिति है। जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो कुछ पुलिस अधिकारी उसके लिए काम करने लगते हैं, फिर जब दूसरी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो पहले वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, उन पर राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर आरोप तक लगाए दिए जाते हैं। ये नया और परेशान कर देने वाला चलन है, इसे रोकना जरूरी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान सीजेआई ने ये तल्ख टिप्पणी की, जीपी पर अवैध संपत्ति बनाने सहित राष्ट्रद्रोह का भी आरोप है। इन आरोपों में उन्हें निलंबित किया जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरजिंदर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 4 सप्ताह की रोक लगा दी, साथ ही उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर उससे जवाब दाखिल करने को कहा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा, ये दुखद है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी समाज के कुछ हिस्सों को कुछ गांवों और शहरों में शवदाह गृह और कब्रगाहों की कमी के कारण अंतिम संस्कार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि उसके मृत शरीर को भी उपलब्ध है। जस्टिस बट्टू देवानंद की खंडपीठ ने एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें हिंदू अंत्येष्टि स्थल के एक हिस्से को ईसाई अंत्येष्टि स्थल के रूप में आवंटित करने के स्थानीय सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी के लिए कड़ी फटकार लगाई। उच्च न्यायालय ने चेताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन निगम की संपत्ति की कुर्की और संपत्तियों की बिक्री का आदेश देना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्या निगम के अस्पतालों को प्रबंधन के लिए केंद्र या दिल्ली सरकार को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि निगम लंबे समय से वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है। इस मुद्दे पर अभी भी नागरिक निकाय द्वारा विचार नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि निगम इस मुद्दे की मांग के अनुसार कोई तात्कालिकता कदम उठाता नहीं दिख रहा है। पीठ ने कहा कि अब से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के भुगतान में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।